सीटेट के महामैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत करेंगे इस महामैराथन क्लास की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और किस वर्ष पूछे गए हैं ये भी आपको बताएंगे। एसएसटी सोशल साइंस को इस क्लास में, जो कि एसएसटी सीटेट पेपर नंबर 2 है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले वर्षों में जो भी पूछे गए हैं एसएसटी में, सामाजिक विज्ञान में, उसका संग्रह है इस क्लास में। आपका एग्जाम डेट 6 सितंबर है। ऐसे में ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका रामबाण होने वाला है, तैयारी के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। ये हमारा सेकंड महामैराथन है। इससे पहले हमारा जो फर्स्ट मैराथन था वो भी अपलोड हो चुका है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब सामाजिक विज्ञान का, हिस्ट्री का, इतिहास से पहला क्वेश्चन पूछा गया है। ये सीटेट 2019 का सवाल है, जिसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, कैसे पढ़ाया जाता था, ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन देखिए, सरकारी संस्थानों में। ऑप्शन नंबर बी है एक निश्चित फीस लेकर। ऑप्शन नंबर सी है साल भर पढ़ाई होता था, लेकिन जब फसल कटता था, क्योंकि बच्चे उस टाइम खेत में चले जाते थे तो वो स्कूल नहीं आ पाते, तो उस टाइम खेती जो फसल के टाइम छोड़ के बाकी समय में पूरी जो है वो पढ़ाई होती थी। और ऑप्शन नंबर डी है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से। तो पहले के ब्रिटिश काल से पहले, जब अंग्रेज नहीं आए थे, तो भारत के अंदर जो है वो पढ़ाई होती थी, साल भर पढ़ाई होती थी, और जब कटाई का टाइम होता था तो छुट्टियां उनकी हो जाती थी, ताकि वो खेत में जाके अपनी कटाई के काम को पूरा कर सके। चलिए सवाल नंबर 2 देखेंगे। अच्छा, सभी सवालों के साथ हम लोग एडिशनल पॉइंट्स को भी डिस्कस करते जाएंगे, ताकि जो भी उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे वो कर ले, आप उसको आसानी से सॉल्व कर ले। और सीटेट एसएसटी पेपर 2 में जो कि आपका पूछा जाता है 60 नंबर का, उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को वापस से समेकित किया? सीटेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंपकर। ऑप्शन नंबर बी कहता है सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी कहता है भूमिहीन और किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर, यानी कि पॉलिसी बनाई। और ऑप्शन नंबर डी कहता है तुष्टीकरण की नीति अपनाकर। तो 1857 के बाद, 1857 में धीरे धीरे जितने भी नेता थे वो सब पीछे हट गए। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, उनको जेल भेज दिया गया। और ऐसे में क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी अधिकार थे, ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे अंत होता है, और यहाँ के जितने भी अधिकार थे वो सब ब्रिटिश शासन को सौंप दिया गया, क्राउन को सौंप दिया गया। और इसमें क्या हुआ, 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, यानी कि भारत सरकार अधिनियम आया, जिसमें क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल का पद था उसको हटा के एक नया पद लाया गया, जिसको हम लोग वाइसराय के नाम से जानते हैं। और जो फर्स्ट वाइसराय थे, पहली बार जो वाइसराय बने थे, उनका नाम लॉर्ड कैनिंग था। तो ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल पूछ लिया जाए तो 1856 से लेकर 62 तक इन्होंने शासन किया। तो ये संपूर्ण जानकारी है जो कि आपको सेकंड क्वेश्चन में जितने भी एडिशनल पॉइंट्स हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 अपने स्क्रीन पे। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का क्या कार्यभार है? ये सीटेट 2021 का पूछा हुआ सवाल है। आपको इस तरीके के क्वेश्चन बुक में नहीं दिए होंगे, इसलिए हम कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार आपको जरूर जो है वो रीड आउट कर लेना चाहिए, एक बार सरसरी निगाहों से देख जरूर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, और आने वाले एग्जाम्स में किस तरह के प्रश्न की पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो अकबरनामा हम सभी जानते हैं, ये आपके अकबर जो कि मुगल वंश के शासक थे, इनके बारे में जो इनकी जीवनी है, उनकी जो बायोग्राफी है, वो किताब है अकबरनामा। अब इसके जो लेखक है वो आपको नाम ध्यान रखना है, अबुल फजल ने इसको जो है वो लिखा था। ठीक है, अकबरनामा के 3 खंड हैं। कितने खंड हैं? आप कहेंगे 3 खंड है भाई। अकबरनामा को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले कार्यकाल में, पहले खंड में इनके पूर्वज की कहानी है, अकबर के जो भी पूर्वज थे उनकी स्टोरी है। ठीक है, इनका जो दूसरा खंड है उसमें अकबर की स्टोरी है, कि कैसे अकबर की जितनी भी इससे जीवनी से जुड़ी चीजें हैं, कैसे उसने शासन किया। और इसका जो तीसरा खंड है वो उसके साम्राज्य का जो प्रशासन है, कैसे उन्होंने, उनका समाज का क्या चलन
स्थान था, क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, इस बारे में है। और इसके तीसरे भाग को हम लोग आईने अकबरी के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, ये 9 है, आईने अकबरी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। अकबर की जो किताब है उसका 3 खंड है, अबुल फजल ने लिखा है और ये फारसी भाषा में लिखा है। तो ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, बात करेंगे अगर हम लोग आगे की, तो ये जो अकबरनामा के हिसाब से सूबेदार का क्या कार्यभार था, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। राजनीतिक और सैनिक कार्य दोनों करता था। ऑप्शन नंबर बी है केवल राजस्व यानी कि टैक्स को कलेक्ट करता था। ऑप्शन नंबर सी है न्याय प्रशासन और ऑप्शन नंबर डी है केवल सैन्य मामले। तो सूबेदार का काम क्या था, ये राजनीतिक भी काम करता था और सैनिक दोनों का काम करता था। ठीक है, तो ये अकबरनामा से संबंधित जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे सारे आपको बता दिए। चलेंगे अब हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर। पूछा गया है बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या कहा गया है। सीटेट 2018 का पूछा गया सवाल है। पिपासा, ऑप्शन नंबर बी है तन्हा यानी कि तृष्णा, ऑप्शन नंबर सी है तीव्र इच्छा और ऑप्शन नंबर डी है लालसा। तो ये जो आपका बुद्ध है, बुद्ध के बारे में जानकारी अगर हम लोग प्राप्त करें तो इस सवाल का जो सही जवाब होने वाला है लालसाओं और इच्छाओं को हम लोग तृष्णा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बाकी अगर बात करेंगे गौतम बुद्ध की, तो इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। और ये जो लुम्बिनी है आपको ध्यान रखना है, लुम्बिनी जो है आपका कहाँ पे है, तो आप कहेंगे आज के नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी जगह जो है नेपाल में स्थित है। ठीक है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अगर इन्होंने ज्ञान प्राप्ति का बताएं तो इन्होंने क्या किया था, ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो आप कहेंगे बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जो कि कहाँ पे है, तो आप कहेंगे बिहार में। पहली बार जब इन्होंने उपदेश दिया था, फर्स्ट टाइम, वो कहाँ दिया था, तो आप कहेंगे सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ पे है, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में है, जो कि उम्मीदों का प्रदेश है। और अंत में इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो इनकी जो डेथ है वो कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और ये कुशीनगर कहाँ है, तो आप कहेंगे यूपी में है। ठीक है, तो चारों चीजें आपको याद करना है। ये बुद्ध से संबंधित चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डेथ को हम लोग महापरिनिर्वाण भी कह देते हैं। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 5। चोल मंदिरों के विषय में कौन सा कथन सही है, और ये सीटेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देखिए, चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ऑप्शन नंबर बी कहता है लौह प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन नंबर सी कहता है चोल मंदिर केवल धार्मिक पूजा के स्थान थे। और ऑप्शन नंबर डी कहता है चोल मंदिर आम लोगों द्वारा दान की गई भूमि से जुड़े गए थे। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है, जो आपका चोल मंदिर है वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चोल वंश की, तो इसके जो संस्थापक हैं आपको उनका नाम ध्यान रखना है। उनके संस्थापक का नाम है यहाँ पे विजयालय। ठीक है, विजयालय जो है ये इसके संस्थापक हैं चोल वंश के। और अगर ये पूछा जाए कि यहाँ की राजधानी क्या थी, तो राजधानी का भी नाम कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो राजधानी थी वो आपको तंजावुर नाम जो है वो ध्यान रखना है। और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि तंजावुर आज के भारत में अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ आएगा। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। बाकी सवाल का उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने की, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है वीर शैव आंदोलन। स्टार मार्क कर लेते हैं, सीटेट 2021 का पूछा गया सवाल है। ऑप्शन देखिए, बसवन्ना, ऑप्शन नंबर बी है रामानुज, ऑप्शन नंबर सी है शंकराचार्य और ऑप्शन नंबर डी है निम्बार्क। तो ये जो आपका वीर शैव आंदोलन है इसकी स्थापना किसने की थी, तो बसवन्ना ने किया था। और इसके बारे में अगर आपको मैं और जानकारी दूं तो ये 12th सेंचुरी में जो है इसकी स्थापना गई थी, 12th शताब्दी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पे हुआ था, तो इसकी जो स्थापना है वो क्या हुई थी, कर्नाटक राज्य में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी, कर्नाटक में हुई थी। और इसी वीर शैव आंदोलन को हम लोग लिंगायत आंदोलन भी कहते हैं। तो ये भी जो है वो पूछा जा सकता है, अभी पूछा नहीं गया है अब तक, लेकिन अब आयोग इससे एक्स्ट्रा पूछने की कोशिश करेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लिंगायत आंदोलन जो है वो हम लोग वीर शैव आंदोलन को कहते हैं। चलेंगे सवाल नंबर 7 की ओर। देखिए यही प्रैक्टिस सेट करने का जो है आपको फायदा मिलता है, क्योंकि आपसे सवाल एक पूछा गया है लेकिन यहाँ पे आपने एक ही क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे पॉइंट्स याद कर लिए। वीर शैव आंदोलन की स्थापना किसने की, आप कहेंगे बसवन्ना ने।
कब हुई, आप कहेंगे 12th सेंचुरी में। कहाँ पे हुई, आप कहेंगे कर्नाटक में। और इसका दूसरा नाम क्या है, लिंगायत आंदोलन। तो एक सवाल में 5 आंसर यहाँ पे छुपे हुए हैं और सभी क्वेश्चन इसी तरीके से आपको कराए जाएंगे ताकि जिस तरह से क्वेश्चन पूछे, जहां से क्वेश्चन पूछे, सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो। चलेंगे हम लोग सवाल नंबर 7 की ओर। सत्य शोधक समाज कई बार पूछा गया है और कई बार मैंने आपको अपने प्रैक्टिस सेट में कराया भी है, क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसकी स्थापना किसने की है आपसे पूछा गया है, सीटेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है। जब मैंने आपको ये टॉपिक कराया है, आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे महिलाओं और सुधार में जो टॉपिक है उसमें ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, सत्य शोधक समाज। क्योंकि पता है, हमें पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या क्या पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो सत्य शोधक समाज जो है, इसकी स्थापना किसने की, ऑप्शन देख लेते हैं। बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, ऑप्शन नंबर सी है नारायण गुरु और ऑप्शन नंबर डी है पीडीआर। ये जो आपका सत्य शोधक समाज है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे इसकी स्थापना किसने की थी, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। कहाँ पे हुआ था, तो आप कहेंगे पुणे, और पुणे कहाँ पे है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, और हुआ कब था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1873 का वो साल था। चलेंगे हम लोग अगला सवाल, सवाल नंबर 8 अपने स्क्रीन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट 2018 का पूछा हुआ सवाल है। आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया है सवाल में। तो ऑप्शन देख लीजिए, 1885, ऑप्शन नंबर बी है 1905, ऑप्शन नंबर सी है 1857 और ऑप्शन नंबर डी है 1919। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो आप कहेंगे मुंबई में हुई थी। ठीक है, पहले पुणे में होना था, लेकिन प्लेग महामारी फैल गई थी, जिसकी वजह से इसको मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी जो है वो स्थापना की थी। और किसने किया था, तो इसकी स्थापना का नाम आपको याद रखना है, ए.ओ. श्यूमे ने जो है वो इसकी स्थापना की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी 1905 में क्या हुआ था, हम सभी जानते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय काल में 1857 में विद्रोह हुआ था और 1919 में क्या हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके अलावा 1919 में आपका जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आया था, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम भी आया था। तो सारी चीजें आपको जो है वो लिंक करते हुए पढ़ना है। इतिहास की यही खूबसूरती है, जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो बाकी सारी चीजें जो है वो इंटरलिंक हो जाती हैं अपने आप पर, चाहे आप चाहो और ना चाहो। और जब आप इंटरलिंक करके पढ़ते हो कोई चीज, तो वो फिर आपको याद करने में परेशानी भी नहीं होती है। बाकी हम चलेंगे सवाल नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 अपने स्क्रीन पे, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है, सीटेट 2018 का पूछा हुआ सवाल है। तो हम सभी जानते हैं मौर्य वंश के जो शासक हैं वो अशोक थे, और इनके जो अभिलेख है वो किस भाषा में है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। प्राकृत और ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत और देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी है पाली और खरोष्ठी, और ऑप्शन नंबर डी है हिंदी और ब्राह्मी। यानी कि पहले भाषा है और उसके बाद लिपि है, और ये सीटेट 2018 का पूछा गया सवाल है। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है कि जो भाषा है वो प्राकृत थी और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी थी। ठीक है, चलेंगे अगला सवाल। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का या फिर प्रैक्टिस सेट लगाने का क्या सही तरीका होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये टोटल एसएसटी के मिक्स मर्ज क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक से उठाए गए क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपको कोई सवाल नहीं आया और वो टॉपिक आपने पढ़ लिया हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उस टॉपिक को वापस जाके पढ़ना है और ये अपने आप में सोचना है, मन में ये बात आनी चाहिए कि यार मैंने तो ये टॉपिक कर लिया था, फिर मुझसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कमी तो रह गई होगी। बस इस चीज को सुधारना है, और जिस दिन आपने इस अपनी सी गलती को पकड़ लिया, उस चीज को इम्प्रूव कर लिया, सुधार लिया, मॉडिफाई कर लिया, तब आप देखिए कि आपसे सारे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तो ये एक सही तरीका होना चाहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, सभी टॉपिक पढ़ो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही कर लो, थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक को पढ़ लो, उसके बाद पीवाईक्यू पे आओ, मैराथन लगाओ, और फिर देखो कि किस टॉपिक से अभी भी आपके सवाल नहीं बन रहे हैं। जिस टॉपिक से सवाल नहीं बन रहे हैं, यानी कि उसी टॉपिक को आपको वापस से जाके पढ़ना है, ताकि अब जो आप प्रीवियस सेट्स लगाएं या फिर देखें या फिर मैराथन देखें, तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर पहले से पता हो।
ठीक है। और जब मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ, अगर आपको किसी ऑप्शन का, किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इससे क्या होता है कि चीजें आपकी रिवाइज हो जाती हैं। बाकी बात करेंगे यहाँ पे हम लोग सवाल नंबर 10 की। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना गया है, प्राइमरी सोर्स माना गया है। सीटेट 2021 का पूछा हुआ सवाल है। कांगड़ा शैली की चित्रकला, ऑप्शन नंबर बी है गिरनार का शैल अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, और ऑप्शन नंबर डी है पादशाहनामा। अच्छा, एक और चीज आपको बेनिफिशियल होता होगा, जब आप PYQ अटेम्प्ट करते हैं आपको पता लग जाता है कि आपने कौन कौन से टॉपिक छोड़ दिए हैं और किस टॉपिक से मैक्सिमम सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको आइडिया लग जाता है। तो PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कह लीजिए कि ये पेनिशिया है, रामबाण है। अगर आप एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या फिर जो भी व्हाटएवर जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मस्ट कवर करना चाहिए। तो ये आपका मैराथन सीरीज है जिसमें हम सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, सीटेट SST पेपर 2 का PYQ लाए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है 10th सवाल का, वो आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है वो इसका प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, सवाल नंबर 11 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? सीटेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, हड़प्पा स्थल और कहाँ पे होना चाहिए? आप कहेंगे गुजरात में। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। लोथल कहाँ पे है? आप कहेंगे गुजरात में है ना? तो यही जो है वो इसका सही जवाब है। बाकी बात करेंगे कालीबंगा की, तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। तो ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। बाकी बात करेंगे राखी गढ़ी और बनवाली की, तो ये जो दोनों जगह जो है वो आज के हरियाणा में स्थित है। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 12 पे। अब आपसे जो भी पूछ ले, जिस स्टेट का पूछ ले, आप बता पाएंगे। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो हम सभी जानते हैं आज के पाकिस्तान में स्थित है। सवाल नंबर 12 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? सीटेट 2021 का पूछा हुआ सवाल है। और NCERT में जब मैंने आपको इतिहास कराया है तो आप जाके देख लीजिए। आपको मैं गारंटी देती हूँ कि जो भी PYQ है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेरे क्लास में मिले होंगे जब मैंने इस टॉपिक को उठा के कंप्लीट कराया है। तो जाइए प्लेलिस्ट चेक करिए और संपूर्ण NCERT आपको वहीं पे मिल जाएगा। और फिर जब आप ये PYQ की सीरीज देखेंगे तो फिर यकीन मानिए आपसे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। सीटेट 2021 का पूछा गया सवाल है। ऑप्शन देखिए, हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन नंबर बी कहता है थॉमस मनरो, ऑप्शन नंबर सी कहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और ऑप्शन नंबर डी कहता है लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो आपकी महालवाड़ी व्यवस्था थी ये किसने किया था? आप कहेंगे इसका जो सही जवाब है वो आपका होने वाला है हॉल्ट मैकेंजी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे हम लोग अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 पे। सवाल आपसे पूछा गया है पप्पुहार, कावेरी पट्टनम और मुचिरी ये संगम काल में क्या थे? सीटेट 2022 का पूछा हुआ सवाल है। तो अगर आपने संगम काल पढ़ लिया है, चोल चेर पांड्यास पढ़ लिए हैं और ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की जरूरत है। तो यही एक PYQ की जरूरत होती है, खूबसूरती होती है, और आपका यही PYQ पढ़ने का सही तरीका भी होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, महत्वपूर्ण बंदरगाह का नाम था। ऑप्शन नंबर बी है चोल राजाओं का नाम था। ऑप्शन नंबर सी है व्यापारिक श्रेणियां थी, और ऑप्शन नंबर डी है ये जैन के तीर्थकार थे। तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है ये इंपॉर्टेंट जो पोर्ट थे, बंदरगाह थे, उनका नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का सवाल अपने स्क्रीन पे। इब्न बतूता, आपने जब हमारा इतिहास पढ़ा होगा हमारे प्लेलिस्ट में तो आपको ये सवाल भी दिखा होगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको लग रहा होगा कि मेरे किसी भी बोली में अतिशयोक्ति है तो। सीटेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है, ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में करा दिया है। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? ऑप्शन देखिए, मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी है पारस, ऑप्शन नंबर सी है तुर्की, और ऑप्शन नंबर डी है मध्य एशिया। तो ये जो इब्न बतूता है ये कहाँ से आया था? तो ये मोरक्को से आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही जवाब है। बाकी आया कब था तो आपको जानकारी ये भी होना चाहिए, क्योंकि ये भी सवाल में पूछा जा सकता है। 1333 में जो इब्न बतूता है वो आया था।
और किस वंश का उस टाइम शासन चल रहा था, तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम तुगलक वंश का शासन चल रहा था और मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम शासन कर रहे थे। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और इब्न बतूता से काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इन्हीं को हम लोग पागल बादशाह के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 15 की ओर। भारत में अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया गया था? सीटेट 2018 का पूछा हुआ सवाल है और जितने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं ये सारे मैंने ऑलरेडी डीपली अपने क्लास में कराया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 1793, ऑप्शन नंबर बी है 1789, ऑप्शन नंबर सी है 1857 और ऑप्शन नंबर डी है 1905। तो ये जो आपका परमानेंट सेटलमेंट है, ये आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है ये इसको लागू किया था। ठीक है, तो इनका आपको नाम ध्यान रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसने किया था, तो कॉर्नवालिस ने इसको जो है वो लागू किया था। और कब लागू किया था, तो आप कहेंगे 1793 में जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल। और अच्छा, इसका जो एरिया है वो भी याद रखना है, कहाँ कहाँ पे हुआ था, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हालांकि उस टाइम ये तीनों राज्य एक ही थे, जिसको हम लोग बंगाल के नाम से जानते हैं। इन क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। चलेंगे अगला सवाल अपने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी कि ट्विन सिस्टर किसको कहा जाता है? सीटेट 2018 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है मंगल, ऑप्शन नंबर बी कहता है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी कहता है बृहस्पति और ऑप्शन नंबर डी कहता है शनि। तो ये जो आपका ट्विन सिस्टर है ये किसको कहा जाता है? आप कहेंगे शुक्र, यानी कि वीनस को हम लोग क्या कह देते हैं, ट्विन सिस्टर कहते हैं। इसी शुक्र को हम लोग सुबह का तारा कहते हैं, शाम का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सभी नाम जो है वो शुक्र के हैं। ठीक है, बाकी मंगल को हम लोग जो है वो लाल ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, शनि पे क्या होता है, बहुत सारे छल्ले लगे हुए हैं। तो सभी ग्रह की अपने अपने क्या है, खासियत है। चलेंगे सवाल नंबर 17 को देखेंगे। सीटेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? सीटेट 2019 का पूछा गया सवाल है। ऑप्शन देखिए, नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी है गंगा, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी। ये जो भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है वो कौन सी है, तो हम सभी जानते हैं भ्रंश घाटी से नर्मदा बहती है। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं नर्मदा के ओरिजिन की, उद्गम की, तो अमरकंटक के पहाड़ी से जो है ये नर्मदा निकलती है। और अमरकंटक कहाँ है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बाकी हम सभी जानते हैं गंगा कहाँ से निकलती है, तो आप कहेंगे गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है, आप कहेंगे उत्तराखंड में है। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करती हूँ ब्रह्मपुत्र की, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपका तिब्बत से निकलता है। तिब्बत का जो मानसरोवर लेक है, मानसरोवर जो झील है, यहाँ से ये इसकी निकलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी बात करेंगे अगर हम लोग गोदावरी की, तो ये जो गोदावरी है ये आपका नासिक से निकलता है। नासिक कहाँ पे है, आप कहेंगे महाराष्ट्र में है। तो सारी जानकारी आपको एक ही जगह मिल गई है। सभी ओरिजिन, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, बाकी गंगा को हम लोग भारत की सबसे लंबी नदी कहते हैं। और चलेंगे हम लोग सवाल नंबर 18 की ओर। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार में मदद करती है? सीटेट 2021 का पूछा गया सवाल है। ऑप्शन देखिए, शोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी है बाह्य वायुमंडल जिसको हम लोग आयन मंडल भी कह देते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है मध्य मंडल। तो हम सभी जानते हैं वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर की 5 परतें हैं। सबसे पहले वाले को शोभ मंडल कहा जाता है, दूसरे को समताप मंडल, तीसरे को मध्य मंडल, चौथे को बाह्य मंडल, और सबसे जो बाहर वाला है उसको हम लोग बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। जब ये टॉपिक आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है, हाल ही की क्लासेस में मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, उसमें इस सवाल को डीपली बताया हुआ है। तो यहाँ पे वायुमंडल की 5 परतें हैं और क्रम वाइज मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे रेडियो संचार किसमें होता है, तो आप कहेंगे रेडियो संचार होता है आपके आयन मंडल यानी कि बाह्य वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बाकी मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती
होती हैं वो आपका ट्रोपोस्फियर यानी कि शोभ मंडल में होता है। बाकी ओजोन जो है जिसको हम लोग O3 कहते हैं, जो कि हमारी सूरज की हानिकारक किरणों से हमें हमारी रक्षा करता है, वो समताप मंडल है और समताप मंडल में ही एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज चलती है। बाकी बात करेंगे हम लोग मध्य मंडल की, तो ये जो है पृथ्वी की तीसरी परत है, सबसे ठंडी परत है और यहीं पे आके उल्का पिंड जो है वो जल जाती है और बहिर्मंडल में जो हल्की गैसेज होती हैं वो आपका जो है वो तैरती रहती हैं और ये इनका क्रम भी है। तो चलेंगे हम लोग सवाल नंबर 19 की ओर। देखते ही देखते हमने एक क्वेश्चन से कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। चलेंगे बिना देर किए सवाल नंबर 19 को देखेंगे। देखिए सीटेट 2018 का पूछा हुआ सवाल है। अच्छा, मेरा आप सभी से एक सजेशन है और एक रिक्वेस्ट भी है, दोनों कह लीजिए, क्योंकि मैं मतलब आपके लिए तैयारी के लिए, आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए प्रैक्टिस सेट्स ला रही हूँ ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरा आपको एक सजेशन है कि जब भी आप पेपर देने बैठे, आपको क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। कभी कभार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में गलत ऑप्शंस को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर वो नेगेटिव हो जाता है, गलत हो जाता है, और फिर जब हम घर आके देखते हैं तो फिर हम अफसोस करते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो हमको आता था, हमने जल्दबाजी में गलती कर दी। तो ये गलती आपको नहीं करना है। जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने बैठे हैं, खासकर सीटेट में, तो आप क्वेश्चन को एटलीस्ट एक बार ढंग से पढ़े फिर उसके ऑप्शंस पे जाएं। तो यहाँ पे पूछा गया है दुनिया की सबसे लंबी नदी। अब यहाँ पे मैंने आपको क्यों कहा ये बात, क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछा गया है दुनिया की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट नदी, और यहाँ पे एक और सवाल हो सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी। तो दोनों में डिफरेंस है, हालांकि बड़ा लंबा दोनों को सेम किसी को लग सकता है कि दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन जब आप डीपली इस क्वेश्चन को समझेंगे तब आप जान पाएंगे कि दोनों में डिफरेंस है। लंबा मीन्स लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी नदी, और बड़ी का मतलब है कि आयतन सबसे ज्यादा किसका है, वॉल्यूम किसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे लंबा पूछा गया है। तो हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अमेजन, ऑप्शन नंबर बी है नील, ऑप्शन नंबर सी है मिसिसिपी और ऑप्शन नंबर डी है यांगत्जे। ये जो ऑप्शन नंबर ए है अमेजन, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अमेजन कहाँ पे है, तो हम सभी जानते हैं दक्षिण अमेरिका में ये आपका अमेजन नदी है। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ नील नदी की, तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है ये आपकी नील नदी है, और ये किस महादेश में है, किस महाद्वीप में है, तो आप कहेंगे अफ्रीका में। और मिस्र देश को, ठीक है, नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पे इस नदी से काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। मिसिसिपी की बात करें तो ये जो आपका मिसिसिपी है ये कहाँ पे है, तो आप कहेंगे ये जो आपका मिसिसिपी है ये आपका उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, कहाँ पे है आपका, खासकर यूएसए में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो आपका यांगत्जे नदी है ये आपका चीन में है, और ये एशिया की, ठीक है, एशिया की क्या है, सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, और विश्व में ये 3rd नंबर पे आता है विश्व में लंबाई में। ठीक है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। अगर सवाल यहाँ पे ये बनता कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, तो फिर आपको अमेज़न का नाम जो है वो ध्यान रखना था। चलेंगे सवाल नंबर 20 को देखेंगे। भारत में मॉनसून के लौटने यानी कि शरद ऋतु, जिसको हम लोग कहते हैं रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून, के मौसम में वर्षा कहाँ होती है, कहाँ बारिश होती है। सीटेट 2018 का पूछा गया सवाल है। केरल और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है पंजाब और हरियाणा, और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये जो आपका शरद ऋतु है यानी कि मॉनसून के लौटने का समय है, ये आपका कहाँ पर है, तो आप कहेंगे भाई इसका जो सही उत्तर है वो आपका होने वाला है यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यानी कि जो आपका भारत है इस तरफ वाला भारत। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, विंटर में वर्षा होती है, ठंड में, शरद ऋतु में वर्षा होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 21 को देखेंगे। खनिजों का यानी कि मिनरल्स का संरक्षण यानी कि बचाव क्यों जरूरी है। सीटेट 2021 का पूछा गया सवाल है। खनिज नवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी है खनिजों के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं,
ऑप्शन नंबर सी है खनिज असीमित मात्रा में उपलब्ध है, और ऑप्शन नंबर डी है ऊपर के सभी। तो देख लेते हैं, सीटेट 2021 का पूछा गया सवाल है। खनिज नवीकरणीय संसाधन भी है, खनिज के निर्माण में लाखों वर्ष भी लगते हैं, ये बात भी ठीक है। ये असीमित मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि ये बात जो है भाई 21st का जो सही उत्तर है, ये बात गलत है, ठीक है। और ये नवीकरणीय संसाधन भी नहीं है, ये अनवीकरणीय संसाधन है। तो सही बात क्यों है, क्योंकि इनको बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो ये इसका सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे सवाल नंबर 22 को देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओजोन परत, यानी कि जिसको हम लोग O3 कहते हैं, ये वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? सीटेट 2019 का पूछा गया सवाल है। ऑप्शन देखिए, शुभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयान मंडल। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया था। समताप मंडल इज द राइट आंसर। बाकी चलेंगे सवाल नंबर 23 को देखेंगे। उच्च ज्वार यानी कि हाई टाइड्स के संबंध में क्या बात सही है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन देखिए, ये नौ संचालन में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है ये मछली पकड़ने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ये जल स्तर को तट की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो ये जो आपका हाई टाइड है, उच्च आपका जो टाइड है, ये किस में बेनिफिशियल है? तो भैया ये सभी में बेनिफिशियल है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है, ठीक है। चलेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 24 को देखेंगे। मौसम यानी कि वेदर और जलवायु यानी कि क्लाइमेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये सीटेट 2020 का पूछा गया सवाल है। तो देखिए भाई, मौसम सेकंड चेंज होता है, कभी बारिश कभी धूप। अभी का जो सीजन है वो आप देख सकते हो, कभी रेनी सीजन हो जाता है, कभी बारिश होने लग जाती है, कभी ठंड हो जाता है सुबह सुबह, कभी गर्मी हो जाती है। तो ये मौसम है। जलवायु क्या है? लॉन्ग टाइम तक एक ही सेम जैसा जो है वो एटमॉस्फेयर होता है। तो ये दोनों में अंतर है। देख लेते हैं, मौसम लंबे समय का होता है, जबकि जलवायु अल्पकालिक होती है, यानी कि कम समय की होती है। तो भैया ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, मौसम दिन प्रतिदिन की स्थिति है, यानी कि डे टू डे की कंडीशन है, जबकि जलवायु जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए एक औसत है। तो भाई यही बात जो है ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। बाकी दोनों समान है, तो ये बात गलत है। और मौसम केवल तापमान को मापता है, ये बात भी गलत है, ठीक है। सवाल नंबर 25 देखेंगे। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अभी हाल ही में मैंने आपको अक्षांश और देशांतर की क्लास कराई है, जिसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जो क्लास आपके लिए मैंने तैयार किया है वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो क्लास को स्किप नहीं करिए, उससे आपका एनसीईआरटी कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा। फिर आप एक बार क्लास अटेंड करने के बाद आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन आते रहेंगे, यकीन मानिए। बाकी ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है 180, ऑप्शन नंबर बी कहता है 181, ऑप्शन नंबर सी कहता है 360, और ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे 90। तो अक्षांश रेखाएं, ये हमारा ग्लोब है, इस पे जो लेटी हुई रेखाएं हैं जिसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं, ये टोटल कितना है ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो टोटल आपका ये 180 है। बीच में विषुवत है, 0 डिग्री है, 90 है इसके ऊपर और 90 है इसके नीचे, यानी कि 90 + 90 180, और एक बीच वाला यानी कि 181 टोटल यहाँ पे रेखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। भारत का मानक यमयोत्तर यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? सीटेट 2019 में पूछा हुआ सवाल है। तो हम सभी जानते हैं भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो आपका 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? तो आप कहेंगे 97 डिग्री 25 पूर्व तक फैला हुआ है। इसके बिल्कुल बीच में हमारा जो IST है, ये आप जो रेखा है इसको खींची गई है, और इसको हम लोग 82.5 डिग्री पूर्व बोल देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 27 देखेंगे। ये जो प्रेयरी है, काफी बार पूछा गया, ये प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन देखिए, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो आपका प्रेयरी घास का मैदान है ये कहाँ पाया जाता है?
तो आप कहेंगे ये आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ये इसका सही जवाब है। और इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका में क्या पाया जाता है, तो आप कहेंगे पपास पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो लानोस है ये भी यहीं पे पाया जाता है। तो कोई सा भी अगर आपसे सवाल पूछ ले, इसके अलावा कैंपॉस भी यहीं पे पाया जाता है। ये सारे के सारे कहाँ पे पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका का मैंने आपको बता दिया प्रेयरी घास मैदान है। अफ्रीका में आपको ध्यान रखना है सवाना और विल्ड का नाम, ये यहाँ पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया का जो फेमस है उसको हम लोग डाउन्स कहते हैं। तो ये चारों पांचों जो घास के मैदान हैं ये भी आपको एडिशनल में ध्यान कर लेना है, क्योंकि ये भी हो सकता है अगली बार पूछे जाए। तो चलेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 28 की ओर। सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? सीटेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देखिए, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर बी कहता है यहाँ पे आप क्या, ऑप्शन नंबर बी कहता है यहाँ पे अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी कहता है हिंद महासागर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है यहाँ पे आर्कटिक महासागर। तो ये जो आपका सुंडागर्त है ये आपके हिंद महासागर में अवस्थित है, यानी कि इंडियन ओशियन में। सवाल नंबर 29 देखेंगे, पृथ्वी के किस क्षेत्र में दिन और रात की अवधि लगभग समान होती है? सीटेट 2018 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है भूमध्य रेखा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है कर्क रेखा, और ऑप्शन नंबर डी है मकर रेखा। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है, हम सभी जानते हैं जो पोल्स होते हैं, जो आपका अच्छा समान पूछा गया है, तो यहाँ पे जो है भूमध्य रेखा क्षेत्र जो होता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पड़ती है, और जब रोशनी नहीं होती है तो यहाँ पे रात होती है, यानी कि भूमध्य रेखा में दिन और रात दोनों बराबर होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। बाकी ध्रुव की बात करें, पोल्स की बात करें, तो यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। और चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग, यानी कि सनराइज का मतलब हो रहा है कि जो अभी तेजी से ग्रो कर रहा है, इसके रूप में जाना जाता है? सीटेट 2021 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देखिए, सूती वस्त्र, तो भाई सूती वस्त्र तो बहुत पहले से है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी कहता है लौह और इस्पात, और ऑप्शन नंबर डी कहता है जूट उद्योग। तो ये जो आपका सनराइज उद्योग है इसको हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आईटी इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। और हम सभी जानते हैं हमारे भारत का जो बैंगलोर है इसको हम लोग आईटी सेक्टर के रूप में इसको हम लोग मानते हैं, आईटी सिटी कह देते हैं। चलेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 31 के हिसाब से। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का स्वरूप कैसा है? सीटेट 2018 का पूछा गया है। यहाँ राज्य का मतलब क्या है? देश से है। तो ऑप्शन देखिए, धर्मनिरपेक्ष है, हिंदू राष्ट्र है, धार्मिक है, या फिर तानाशाही है। तो हम सभी जानते हैं भारत कैसा देश है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि किसी भी देश को, किसी भी धर्म को नहीं मानता है। सवाल नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है मौलिक अधिकारों का रक्षक किसको माना जाता है? ये भी सीटेट 2019 में पूछा गया सवाल है। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल है, वही सवाल का संग्रह आपके लिए लेके आए हैं, ताकि आपकी जो आगामी परीक्षा है सीटेट 2026 की, जिसका एग्जाम 6 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए आपको बेनिफिट करे, बेनिफिशियल हो आपके लिए। बात करेंगे ऑप्शंस की। संसद, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है सर्वोच्च न्यायालय, और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री। तो ये जो आपका इसका रक्षक है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकार का खंडन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और आर्टिकल 32 में जो है इसकी चर्चा की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेंगे सवाल नंबर 33 को देखेंगे। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? सीटेट 2021 का पूछा गया सवाल है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गांव के सभी वयस्क नागरिक, यानी कि जिनकी एज 18 या उससे ज्यादा हो, केवल चुने गए पंच, गांव के सभी परिवार के मुखिया, या फिर केवल सरपंच। तो देखिए, ग्राम सभा के सदस्य वे लोग होते हैं जिनकी आयु 18 और 18 से ज्यादा हो। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे सवाल नंबर 34 की ओर। यहाँ पूछा गया है पटवारी। पटवारी का मुख्य कार्य क्या है? सीटेट 2018 में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देखिए, गांव में न्याय व्यवस्था देखना, ऑप्शन नंबर बी है भूमि का मापन करना और भूमि रिकॉर्ड रखना, ऑप्शन नंबर सी है कर एकत्र करना, यानी कि टैक्स को कलेक्ट करना, और ऑप्शन नंबर डी है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो जो आपका पटवारी है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो आप कहेंगे भूमि का मेजरमेंट करना और भूमि का रिकॉर्ड रखना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 35 देखेंगे।
महिलाओं को मताधिकार यानी कि वोटिंग राइट सबसे पहले किस देश ने दिया? सीटेट 2019 में पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो महिलाओं को जो वोटिंग राइट है वो सबसे पहले किस देश में मिला था? तो आप कहेंगे कि भैया महिलाओं को जो सबसे पहले वोटिंग राइट मिला था वो 1893 में मिला था और ये कहाँ मिला था? न्यूजीलैंड में मिला था। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो न्यूजीलैंड देश है ये किस महादेश या फिर किस महाद्वीप में आता है। चलेंगे बाकी हम लोग सवाल नंबर 36 की ओर। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? सीटेट 2020 का पूछा गया सवाल है। 2 यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। 3 राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है केवल लोकसभा। तो भारत की जो संसद है उसके कुल 3 अंग है और वो 3 अंग कौन कौन से हैं? आप कहेंगे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों को मिला के भारतीय का संसद बनता है। चलेंगे सवाल नंबर 37 देखेंगे। राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सीटेट 2021 का पूछा गया सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं। सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो या भाई ये तो संसद के लिए जो लोग चुने जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है विधायक यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन नंबर सी है पार्षद और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे सरपंच। तो ये जो सरपंच है ये गांव लेवल पे होते हैं, पार्षद आपके नगर निगम लेवल पे होते हैं, विधायक जो है वो विधानसभा में चुने जाते हैं। नाम से यहाँ पे आप स्पष्ट हो रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक। सवाल नंबर 38 देखेंगे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक का मतलब होता है सबका, ठीक है। सीटेट 2018 का पूछा गया, इसका मतलब क्या है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए। केवल शिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार, भाई ये गलत है। अगर केवल एजुकेटेड लोगों को दिया जाए, केवल लिटरेट लोगों को अगर वोट देने का अधिकार दिया जाए तो ये तो सार्वभौमिक नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। सभी वयस्कों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार, तो भाई यही ठीक आंसर है। बाकी पढ़ लेते हैं हम लोग सी और डी। केवल करदाता यानी कि जो टैक्स देते हैं केवल उन्हीं को वोट देने का अधिकार, तो भाई ये भी गलत हो जाएगा और मेल वोटिंग भी गलत हो जाएगा। क्या है इसका सही आंसर? कि आप सभी वयस्क जिनकी आयु 18 या 18 से ज्यादा है उनको बिना किसी भेदभाव के, चाहे महिला हो पुरुष हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, सभी को इक्वल वोट देने का राइट है और सबकी, अमीर हो या गरीब हो, सभी की वोट की वैल्यू बराबर है। सवाल नंबर 39 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। FIR का फुल फॉर्म क्या है? ये वही FIR है जो हम पुलिस स्टेशन में अक्सर करते हैं। तो ये सीटेट 2019 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या फिर फाइनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो FIR का आपका मतलब क्या होता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी कि पहली बार जब हम रिपोर्ट करते हैं, पहली बार जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस को, तो उसको हम लोग FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सवाल नंबर 40 देखिए। जनहित याचिका, ये जो जनहित याचिका है जिसको हम लोग PIL कहते हैं, इसकी व्यवस्था किस वर्ष शुरू की गई? सीटेट 2021 का पूछा गया है। 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में और ऑप्शन नंबर डी कहता है 2000 के दशक में। ये जो देखिए PIL है यानी कि आपका जनहित याचिका, इसकी शुरुआत बिहार से ही हुई है, यानी कि ये आपको यहाँ पे राज्य का नाम याद रखना है। और कब हुआ है यहाँ पे आपसे ईयर पूछा गया है, तो ये आपका 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 41 देखेंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? पेडागोजी का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। सीटेट 2018 का पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। तथ्यों को याद करना यानी कि फैक्ट को याद करना, तो भाई ये बिल्कुल गलत है। छात्रों में आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करना, तो भाई ये हो सकता है। बाकी आगे पढ़ लेते हैं। केवल अच्छे अंक प्राप्त करना, तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है। और केवल राजनीतिक नेताओं के बारे में बताने का भी उद्देश्य नहीं है। इसका क्या उद्देश्य है कि छात्र जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, चीजों को समझ सके, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझ सके, अपने आसपास की सोसाइटी को समझ सके, तो और उसमें क्या सही है क्या गलत है इस सोच को विकसित कर सके। ये एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। सवाल नंबर 42 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। इतिहास पढ़ाते समय समय रेखा यानी कि
टाइमलाइन का उपयोग क्यों किया जाता है? सीटेट 2019 का पूछा गया सवाल है। छात्रों को डेट्स याद कराने के लिए, तो ये गलत है। घटनाओं के कालानुक्रमिक संबंध को समझने के लिए, तो यही बात सही है। हम लोग क्या करते हैं, समय रेखा यानी कि टाइम लाइन को हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग सीक्वेंस वाइज चीजों को रिलेट कर पाए। चित्र बनाने के लिए टाइमलाइन नहीं होगा और परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जो आपका टाइमलाइन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अंक यानी कि अंक से कोई हम लोग किसी के थिंकिंग को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सवाल नंबर 43 देखेंगे। सामाजिक विज्ञान के पाठ्य चर्चा को कैसा होना चाहिए? सीटेट 2021 का पूछा गया है। शिक्षक केंद्रित, तो भाई टीचर सेंटर्ड चीजें अब बंद कर दी गई हैं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित यानी कि बुक सेंटर्ड, इसको भी बंद कर दिया गया है। बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंट्रिक, यानी कि ये चीजें जो है वो चल रही हैं और परीक्षा पे बेस्ड है, ये भी बात गलत है। यानी कि सामाजिक विज्ञान जो है या कोई भी सब्जेक्ट आजकल चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमको जो है उसको पढ़ाना चाहिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। बोला गया है परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट वर्क से छात्रों में क्या विकसित होता है? सीटेट 2018 का पूछा गया सवाल है। रटने की क्षमता, गलत है। खोजपूर्ण कौशल और सहयोग, तो भाई ये बात सही है। जब हम बच्चों से प्रोजेक्ट बनवाते हैं तो वो क्या करते हैं, थोड़ा रिसर्च करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी अनुशासन और प्रतिस्पर्धा गलत है। चलेंगे सवाल नंबर 45 को देखेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन कई बार पूछा हुआ सवाल है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, छात्रों को पास या फेल करना, गलत है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए निरंतर फीडबैक देना, यानी कि टाइम टू टाइम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, लगभग 2 महीने 3 महीने या फिर कह लीजिए 1 महीने पर भी, या फिर 1-2 चैप्टर पढ़ा के भी हम लोग कर सकते हैं, और उसमें कहाँ सुधार किया जाए, ये हमारा जो है वो उसका उद्देश्य है। ग्रेड देना और रैंक करना इसका उद्देश्य नहीं है। चलेंगे सवाल नंबर 46 को देखेंगे। भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री यानी कि टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मेथड क्या है? ऑप्शन देखिए, सीटेट 2020 का पूछा गया सवाल है। श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन नंबर बी कहता है ग्लोब और मानचित्र, ऑप्शन नंबर सी कहता है टेलीविजन, और ऑप्शन नंबर डी कहता है फ्लैश कार्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, भूगोल पढ़ाने के लिए हम लोग मानचित्र का उपयोग करेंगे ताकि हमको पता चले कि कौन सी चीजें कहाँ अवस्थित है। ग्लोब का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमें और बेहतर तरीके से पता चल सके, यानी कि ग्लोब और मानचित्र जो है वो बेस्ट टीएलएम है एसएसटी के लिए, खासकर भूगोल यानी कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। हम चलेंगे सवाल नंबर 47 की ओर। यहाँ पूछा गया है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद यानी कि डिबेट का क्या लाभ है? सीटेट 2021 का पूछा गया सवाल है। कक्षा में शोर होता है, गलत बात है। छात्र को विभिन्न दृष्टिकोण समझने में मदद मिलती है, तो भाई यही बात सही है। जब हम लोग डिबेट करते हैं तो हम लोग एक दूसरे के थॉट प्रोसेस को समझते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, और एक दूसरे की जो भी वो लोग सोच रहे हैं उस चीज को हम लोग समझ पाते हैं। तो दृष्टिकोण को समझने में ये हमारी हेल्प करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। समय की बर्बादी होती है, भाई ये बात बिल्कुल गलत है। और शिक्षक को आराम मिलता है, ये बात भी गलत है। इवन शिक्षक को और मेहनत करनी होती है। सवाल नंबर 48 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो क्या है ये पूछा गया है। सीटेट 2018 का सवाल। एक प्रकार की परीक्षा है या फिर एक समयावधि में छात्र के कार्यों का व्यवस्थित संग्रह है, शिक्षक की डायरी है, या फिर स्कूल का रजिस्टर है। तो पोर्टफोलियो क्या है कि एक टाइम टेबल में छात्र ने क्या क्या कार्य किए हैं उसका एक व्यवस्थित संग्रह को हम लोग पोर्टफोलियो बोल देते हैं। सवाल नंबर 49 देखेंगे। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कैसे कम किया जा सकता है? सीटेट 2019 का पूछा गया सवाल है। लड़के और लड़कियों को अलग अलग बिठाकर, तो अलग अलग बिठाएंगे तो ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम इग्नोरेंस करके नहीं चल सकते। किसी चीज को हमको फेस करना ही पड़ेगा। गैर रूढ़ी भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं के उदाहरण देखकर तो भाई ये बात जो है ये बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे रूढ़िवादी लोग थे वहां पे हम लोग जो क्या पुरुषों ने उसके लिए सहयोग किया और क्या महिलाओं ने उसके लिए किया, ये दोनों एग्जाम्पल्स देखें, क्योंकि कई सारे मेल ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज के लिए भी काम किया, जिसमें हम लोग राजा राम मोहन रॉय को रख सकते हैं, दयानंद सरस्वती को रख सकते हैं। इसके अलावा महिला में हम लोग पंडिता रमाबाई को रख सकते हैं,
ठीक है। तो ये सारी महिलाओं के एग्जाम्पल्स देकर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। तो मुगल्स में हम लोग दे सकते हैं, रजिया सुल्ताना का उदाहरण दे सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण दे सकते हैं। तो उदाहरण देकर हम लोग जो है वो जेंडर रूढ़िवादिता को कम कर सकते हैं। ठीक है, केवल लड़कियों पर ध्यान देकर भी हम लोग उसको नीचे कर देंगे और ये विषय चर्चा ना करके भी हम लोग उस चीज से भाग रहे हैं, जो कि ये भी सही नहीं है। बात करेंगे यहाँ पे सवाल नंबर 50 की। सामाजिक विज्ञान में स्रोत पद्धति यानी कि सोर्स मेथड का उपयोग करते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीटेट 2021 का पूछा गया सवाल है। स्रोत प्रामाणिक और विश्वसनीय होना चाहिए, स्रोत हमेशा पुराने होने चाहिए, स्रोत केवल लिखे हुए होने चाहिए, या फिर स्रोत बहुत लंबे होने चाहिए। तो सोर्स मेथड क्या होना चाहिए? कोई प्रामाणिक होना चाहिए और विश्वसनीय यानी कि फेथनेस भी इसमें होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 51 देखेंगे। इंडिका, ये जो इंडिका नाम की किताब है, इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शंस देख लीजिए। चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी कहता है मगस्थनीज, ऑप्शन नंबर सी कहता है पाहियान, और ऑप्शन नंबर डी कहता है हेनसांग। तो ये जो आपकी इंडिका किताब है, इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो इनके लेखक का नाम है आपका, ध्यान रखिए, मेगास्थनीज की किताब है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। बाकी बात करूं चाणक्य की, तो अर्थशास्त्र इनकी किताब का नाम है। इसके अलावा चाणक्य नीति भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों किताब जो है ये चाणक्य की है और दोनों प्रसिद्ध है। ठीक है, चलेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 50 सेकंड की ओर से। ठीक है, अच्छा, कमेंट सेक्शन में आपको बताने की कोशिश करनी है कि जो मेगास्थनीज है ये किसका दूतकार था और कहाँ से आया था। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 50 सेकंड को देखेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है सामवेद, ऑप्शन नंबर बी कहता है यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी कहता है ऋग्वेद, और ऑप्शन नंबर डी कहता है अथर्ववेद। तो हम सभी जानते हैं ये जो वेद है, ये वेद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है, उसके बाद आपका सामवेद है, उसके बाद आपका यजुर्वेद है, और उसके बाद क्या है आपका अथर्ववेद है। तो सबसे ओल्ड कौन सा है? आप कहेंगे ऋग्वेद सबसे पुराना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अंत में अथर्ववेद। सवाल नंबर 53 देखेंगे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? सवाल महत्वपूर्ण है, सीटेट 2023 का लेटेस्ट ही पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आपका गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गुरु गोविंद सिंह, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है यहाँ पे आपका गुरु अर्जुन देव। तो ये जो आपका खालसा पंथ है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? इसकी स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ इनकी, तो यहाँ पे जो आपका गुरु गोविंद सिंह है, ये आपके 10वें गुरु हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इसके अलावा अगर मैं आगे की बात करूं, तो यहाँ पे जो पहले गुरु हैं, फर्स्ट गुरु, वो गुरु नानक देव हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेंगे, और ये हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सीटेट 2022 का पूछा गया है। तो पानीपत की तीनों लड़ाइयां महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है पहली वाली, तो ये जो फर्स्ट हमारी पहली जो पानीपत की लड़ाई है वो कब हुई है? तो आप कहेंगे 21 अप्रैल 1526 को हुई है। किसके किसके बीच में हुई है? तो आप कहेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ है। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। और इसमें लोदी की हार हुई थी, बाबर की जीत हुई थी, और यहीं से भारत में जो आपका मुगल वंश है इसकी स्थापना होती है। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बात करेंगे हम लोग आगे की, तो ये आपका 5 नवंबर 1556 को पानीपत का सेकेंड वॉर हुआ था। ठीक है, ये आपका हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी और हेमू की हार हुई थी। अकबर जो है वो मुगल बादशाह के तीसरे वंशज हैं। और अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ तीसरी लड़ाई की, तो यहाँ पे 14 जनवरी 1761 को
तीसरा वॉर हुआ था पानीपत का, ये मराठा और अफगान के बीच में हुआ था, मराठा और अफगान के बीच में हुआ था, जिसमें अफगान की जीत हुई थी, मराठा की हार हुई थी, और यहीं से मराठा जो वंश है वो डिक्लाइन होने लग जाता है। तो पानीपत का तीनों युद्ध मैंने आपको लिखवा दिया है, जो आपसे पूछा जाए सवाल में वो आप बता सकते हैं। चलेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 55 अपने स्क्रीन पे। बोला गया आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो ये जो आईने अकबरी है सीटेट 2024 का पूछा गया था। देखिए अब यहाँ पे अकबरनामा ना पूछकर आईने अकबरी पूछ लिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन देख लेते हैं, बदायूनी, अबुल फजल, ऑप्शन नंबर सी है फैजी, और ऑप्शन नंबर डी है टोडरमल। तो ये जो हम सभी जानते हैं अकबरनामा के 3 खंड हैं, और तीसरे खंड का नाम आपका आईने अकबरी है, और इसकी जो रचना है वो किसने की थी? तो आप कहेंगे अबुल फजल ने इसकी रचना की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। और इस अबुल फजल ने ये जो आईनी अकबरी है ये तीसरा खंड है, थर्ड खंड है, और इसमें प्रशासन की चर्चा की गई है, मुगल का जो प्रशासन था उसकी चर्चा की गई है। ठीक है, बाकी दूसरे खंड में अकबर के शासन की और अकबर की चर्चा है, और पहले खंड में अकबर के पूर्वज की चर्चा है, और अकबर नामा है फारसी भाषा में लिखा गया है, अबुल फजल ने लिखा है। तो सारी बातें आपको ध्यान रखना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। रॉलेट एक्ट, ये जो रॉलेट एक्ट है ये किस वर्ष पारित किया गया था? सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन देखिए, 1917, 1919, 1921 और 1927। तो रॉलेट एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं कि बिना किसी गलती के, बिना किसी सफाई के आपको जो है अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, नो वकील, नो दलील, नो अपील कहते हैं इसको हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं। और ये किस वर्ष पास किया गया था? तो ईयर आपसे पूछ लिया गया है सवाल में, तो इसका जो सही उत्तर है वो 1919 हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है। मौलाना अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफर खान, मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर शौकत अली। तो ये जो हमारे सीमांत गांधी है इनको हम लोग खान अब्दुल गफर खान, ये इनका ओरिजिनल नाम है। इन्हीं को हम लोग बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सीमांत गांधी तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा इनको हम लोग सीमांत गांधी कहते क्यों हैं? क्योंकि ये उत्तर और हमारा पश्चिम की जो सीमांत है, ठीक है, वहां पे प्रांत वे जो थे ये स्थित थे, मतलब वहां ये इनका क्षेत्र था। और खुदाई खिदमतगार भी आपको ध्यान रखना है, खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना जो है वो इन्होंने ही की थी। तो इनसे रिलेटेड सभी चीजें, खुदाऊ खिदमतगार, इनसे रिलेटेड सभी संस्था का आपको जो है वो ध्यान रखना है। और इसी खुदाई खिदमतगार को हम लोग लाल कुर्ती दल कहते हैं, तो ये भी आपको जो है वो ध्यान रखना है। सभी सवाल महत्वपूर्ण है, जो आपसे पूछे वो आपको बता देना है। फिलहाल हम चलेंगे सवाल नंबर 50 की ओर। मगध महाजनपद यानी कि जो मगध एम्पायर है इसके स्टार्टिंग की राजधानी कहाँ थी? सीटेट 2022 का पूछा गया सवाल है। पाटलिपुत्रा, राजगृह, वैशाली, या फिर चंपा। तो इसका जो प्रारंभिक राजधानी था यानी कि कैपिटल था वो राजगृह था, जिसको हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं, आज का राजगीर। और बाद में इसको पाटलिपुत्रा भी ट्रांसफर कर दिया गया था। तो अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ मगध महाजनपद की, तो इसकी प्रारंभिक राजधानी आपका राजगीर थी। चलेंगे सवाल नंबर 59 को देखेंगे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? यानी कि फाउंडर ऑफ ब्रह्म सभा या फिर समाज। सीटेट 2021 का पूछा गया सवाल है। ऑप्शंस देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है राजा राम मोहन रॉय यानी कि RRR, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हम ऑप्शंस जो है ये आपका ब्रह्म समाज पूछा गया है। तो 1828 में इसकी स्थापना हुई थी, और कहाँ पे हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है कलकत्ता के अंदर हुई थी। और किसने की थी? तो RRR ने किया था, वो मूवी नहीं, राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 अपने स्क्रीन पे। देखिए सारे क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आपको ये विश्वास हो रहा होगा कि भाई क्लास बहुत बेनिफिशियल है। स्किप बिल्कुल नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस को देखना है, सीक्वेंस वाइज देखना है, अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है, और फिर क्या आपका अपने एग्जाम में बेस्ट स्कोर कर पाओगे। सवाल नंबर 60 अपने स्क्रीन पे। सीटेट 2024 का पूछा गया सवाल है, हाल ही का पूछा गया क्वेश्चन है। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी? ऑप्शंस देख लीजिए। पोरबंदर,
ऑप्शन नंबर बी है साबरमती, ऑप्शन नंबर सी है वर्धा और ऑप्शन नंबर डी है चंपारण। तो ये जो आपका गांधी जी का जो आपका ये क्या कहते हैं इसको, दांडी मार्च है, इसकी शुरुआत जो है आपका 12 मार्च 1930 में हुई थी। 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक जो है ये चली थी। टोटल आपका 240 मील की यात्रा थी, 24 दिन चली थी और यानी कि 10 मील हर एक दिन चलना था। और ये जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई थी, तो आप कहेंगे ये आपकी शुरुआत जो है ये दांडी मार्च की, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये आपसे साबरमती से दांडी तक की ये यात्रा थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 61 देखेंगे। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को यानी कि अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण कर दिया था? सीटेट 2023 का पूछा गया सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका यहाँ पे इल्तुतमिश। तो ये जो आपका कैपिटल ट्रांसफर है दिल्ली से दौलताबाद, इसको MBT ने किया था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। बाकी अगर बात करूं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो ये तुगलक वंश से जो थे वो बिलोंग करते थे और तुगलक वंश का शासन कब से कब तक था, तो आप कहेंगे 1320 से लेकर आपका 1413 तक इनका शासन था। और इसके जो फाउंडर थे यानी कि इसके जो संस्थापक थे तुगलक वंश के, वो गयासुद्दीन तुगलक थे। तो ये बात भी जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सभी बातें इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो गयासुद्दीन तुगलक है, इसके बाद आपके मोहम्मद बिन तुगलक आए और उसके बाद जो है वो फिरोज शाह तुगलक आए। तो ये आने का क्रम है, ये तुगलक वंश है। मोहम्मद बिन खिलजी जो है वो, जिनको हम लोग MBT कहते हैं, पागल बादशाह भी कह देते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलेंगे सवाल नंबर 62 को देखेंगे। हड़प्पा की मोहरें यानी कि जो सील्स हैं वो मुख्य रूप से किससे बनी होती हैं? सीटेट 2021 का पूछा गया सवाल है। ऑप्शन देख लीजिए। तांबा, ऑप्शन नंबर बी है कांसा, ऑप्शन नंबर सी है सेल खड़ी और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे सोना। तो हड़प्पा की जो मोहरें हैं ये किससे बनी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका बना था किससे, तो आप कहेंगे ये आपका सेल खड़ी से बना था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 63 देखेंगे। सांची का स्तूप ये किसने बनवाया था? सीटेट 2022 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शंस देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन। तो ये जो आपका सांची का स्तूप है ये किसने बनाया था, तो हम सभी जानते हैं सांची का स्तूप आपका बनाया था किसने, तो आप कहेंगे अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही जवाब है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ सांची स्तूपा की, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तो आपको जिला भी यहाँ पे ध्यान रखना है और इसको अब यूनेस्को में भी शामिल कर लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सभी बातें इंपॉर्टेंट है। चलेंगे अगले सवाल, सवाल नंबर 64 की ओर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सीटेट 2024 का पूछा गया सवाल है। ऑप्शंस हम लोग पढ़ेंगे। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर सारनाथ। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है अपना पहला उपदेश है। तो गौतम बुद्ध जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे दिया था, तो आप कहेंगे सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पे है, तो आप कहेंगे आपका उत्तर प्रदेश में। बाकी इनके जन्म की बात करूं तो इनका जो जन्म है वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, ठीक है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी और कुशीनगर कहाँ पे है, आप कहेंगे यूपी में। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, तो आप कहेंगे बोध गया में। और बोध गया कहाँ पे है, तो आप कहेंगे बिहार में है। तो जो भी सवाल आपसे पूछ ले अब आप चारों चीजें बता सकते हैं। चलेंगे अगले सवाल, सवाल नंबर 65 को देखेंगे। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सीटेट 2023 का पूछा गया सवाल है। ये जो शब्द है दलित, इसका मतलब क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अछूत, दबाया हुआ या फिर टूटा हुआ। ऑप्शन नंबर सी है कमजोर और ऑप्शन नंबर डी है अल्पसंख्यक। तो दलित शब्द का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे दबाया हुआ या फिर टूटा हुआ। सवाल नंबर 66 देखेंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है उसको हम लोग बृहस्पति यानी कि जुपिटर के नाम से जानते हैं। ये सौर मंडल का आपका सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। चलेंगे सवाल नंबर 67 को देखेंगे। ये जो आपका संगमरमर है जिसको हम लोग मार्बल कहते हैं कॉमन भाषा में, ये किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है?
ऑप्शन देख लेते हैं। सीटेट 2023 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देखिए, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित जिसको हम लोग रूपांतरित भी कह देते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका मार्बल है ये आपका कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। और संगमरमर जो है इससे आपका ताजमहल बना है, तो उदाहरण भी आपको साथ के साथ याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 68 अपने स्क्रीन पे। रिंग ऑफ फायर किस महासागर के बेसिन में स्थित है? सीटेट 2022 का पूछा हुआ सवाल है और महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देख लेते हैं, अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी है हिंद महासागर और ऑप्शन नंबर डी है आर्कटिक महासागर। तो जो रिंग ऑफ फायर है यानी कि आग के छल्ले हैं, आग के गोले हैं, ये आपका प्रशांत यानी कि पैसिफिक में पाया जाता है। और हम सभी जानते हैं पैसिफिक जो है ये सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक को हम लोग सबसे व्यस्त महासागर बोल देते हैं। हिंद महासागर का हमारे देश के नाम पे जो है वो नाम रखा गया है। तो सारी चीजें आपको जो है वो ध्यान रखना है। चलेंगे सवाल नंबर 69 को देखेंगे। सबसे लंबी अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड कौन सी है? सीटेट 2024 में पूछा गया सवाल है। तो ये हमारा ग्लोब है और सबसे लंबी जो यहाँ पे लाइन है आप देख पा रहे होंगे, ये 0 डिग्री सबसे लंबी लाइन है और इसको हम लोग विषुवत वृत्त कह देते हैं, भूमध्य रेखा कह देते हैं। और ऑप्शन नंबर सी भी कह देंगे इस सवाल के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और चलेंगे अब हम लोग सवाल नंबर 70 की ओर। नर्मदा नदी का मुहाना कहाँ स्थित है, मतलब गिरती कहाँ पर है नर्मदा नदी, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। और ये कब पूछा गया था सीटेट में? तो सीटेट 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन देखिए, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है अरब सागर, ऑप्शन नंबर सी है हिंद महासागर और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे आपका चिल्का लूप। तो ये जो हमारा नर्मदा नदी है इसका मुहाना कहाँ स्थित है? तो भैया इसका जो मुहाना है वो आपका स्थित है अरब सागर में, यानी कि अरब सागर में गिरती है। ये पश्चिम की ओर गिरने वाली नदियां हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ नर्मदा नदी की, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से ये जो है इसका उद्गम है। और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हुई ये कहाँ पे जाएंगी? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के बाद ये जाएंगी महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में और उसके बाद आपका जो है वो अरब सागर में ये गिर जाएंगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 70 फर्स्ट को देखेंगे। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी के सबसे करीब है उसको क्या कहा जाता है? सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है, भूगोल का सवाल है। जब मैंने चैप्टर कराया था तो डिटेल में आपको सभी क्वेश्चंस कराए थे। बात करेंगे ऑप्शंस की, समताप मंडल, शुभ मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल। तो वायुमंडल की वो परत जो पृथ्वी के सबसे नियर बाई है उसको हम लोग शुभ मंडल कहते हैं। इसको हम लोग निचली परत भी कह देते हैं। 0 से 13 किलोमीटर तक जो है ये फैला हुआ है और ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। मौसम संबंधित सभी घटनाएं यहाँ पे होती हैं, कई बार बताया है और इस बार भी मुझे आपको बताने में जरा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जब मैं कोई चीज रिपीट करती हूँ तो केवल इसीलिए कि ये चीज आपको कंठस्थ हो जाए और इम्पोर्टेंट है इसलिए बार बार आ रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना है कि बाकी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। बात करेंगे समताप मंडल की और कुछ नया भी बता देती हूँ साथ के साथ। तो मैंने आपको ऊंचाई नहीं बताई होगी। तो जो आपका समताप मंडल है वो 13 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यह आपकी दूसरी परत है। बाकी बात करेंगे मध्य मंडल की तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, तीसरी परत है। और थर्मोस्फीयर जिसको हम लोग बाह्य मंडल कहते हैं ये आपका 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जो आपका बहिर्मंडल जो आपकी 5वीं परत है वो 400 किलोमीटर से ऊपर का जो हिस्सा है उसको हम लोग बाह्य मंडल कहते हैं। तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और हम चलेंगे सवाल नंबर 72 की ओर। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, यानी कि सीजन्स में चेंज होने के क्या मेन रीजन है, ये आपसे पूछा गया है सीटेट 2022 में। ऑप्शन देख लीजिए, पृथ्वी का घूर्णन यानी कि रोटेशन, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी का परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और ऑप्शन नंबर डी है महासागरीय धाराएं। तो आपका पृथ्वी में जो सीजन चेंज होता है वो किस वजह से होता है? तो आप कहेंगे सीजन में चेंज होना का मतलब ये है कि पृथ्वी जो है वो परिक्रमण कर रही है यानी कि रिवॉल्यूशन कर रही है, या फिर यूं कह लीजिए कि सूरज के चारों ओर जो है वो पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 73 देखेंगे। स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सीटेट 2024 में पूछा गया सवाल है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका,
ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है यूरेशिया और ऑप्शन नंबर डी है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो आपका स्टेपी घास का मैदान है ये आपका कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे भाई ये यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया दोनों जगह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 74 अपने स्क्रीन पे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली, ये किस नदी पर स्थित है? तो देख लेते हैं ऑप्शन। सीटेट 2021 का पूछा गया सवाल है। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गया क्वेश्चन से ही कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे है, कौन सा है, तो आप कहेंगे माजुली द्वीप। ठीक है, किस नदी पे स्थित है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर सिंधु। तो जो आपका माजुली द्वीप है ये हमारे भारत के असम राज्य में स्थित है। और असम राज्य में कौन सी नदी इनमें से होकर गुजरती है, आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 75 देखेंगे। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सीटेट 2023 का पूछा हुआ सवाल है। तो हम सभी जानते हैं ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तर में अवस्थित है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़, उसके बाद आपको ध्यान रखना है झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका त्रिपुरा जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट है, और उसके बाद आपका मिजोरम। तो सारी चीजें ध्यान रखना है, 2 आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, बाकी सारे इधर के। ठीक है, यानी कि कुल 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। चलेंगे सवाल नंबर 73 को देखेंगे। वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? सीटेट 2022 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शंस देख लेते हैं। हिमनद यानी कि ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर बी है पवन यानी कि विंड, ऑप्शन नंबर सी है नदी यानी कि रिवर, और ऑप्शन नंबर डी है समुद्री लहरें। तो ये जो आपका सही उत्तर है इसका वो क्या है, तो आप कहेंगे नदियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे सवाल नंबर 77 को देखेंगे। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सीटेट 2024 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन देखिए, भारत, कोलंबिया, ब्राजील या फिर वियतनाम। तो वर्ल्ड में कॉफी का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे ब्राजील जो है ये नंबर 1 पे आता है, और भारत जो है ये उसका दूसरा स्थान है। बाकी हम सभी जानते हैं कि भारत में 2 किस्म की जो कॉफी है वो जो है इसका उत्पादन होता है, और बाबा भूटान की पहाड़ी पे सबसे पहले जो है ये इसकी खेती शुरू की गई थी। सवाल नंबर 78 देखेंगे। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सीटेट 2021 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देख लेंगे, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अमेरिका। तो जो आपका सहारा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, और ये कहाँ पे अवस्थित है, तो आप कहेंगे अफ्रीका में। अफ्रीका जो महादेश है इसमें यह अवस्थित है। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 79 को देखेंगे। भारतीय मानक समय जिसको हम लोग IST कहते हैं यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, ये से कितना आगे है ये आपसे पूछा गया है सवाल में। ऑप्शन देख लीजिए, 5 घंटे, ऑप्शन नंबर बी कहता है 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी कहता है 6 घंटे, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 4 घंटे 30 मिनट। तो ये जो आपका IST है ये आपके ग्रीनविच लंदन में अवस्थित है, और भारत जो है हमारा पूर्व की ओर आता है लंदन से। तो ये कितना आगे है, आप कहेंगे 5 घंटे 30 मिनट, क्योंकि जो हमारा पृथ्वी है वो आपका पूरब या आपका पश्चिम से पूर्व घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। तो ये क्या है, ग्रीनविच से आगे आएगा, और कितना आगे आएगा, तो आप कहेंगे 5.5 घंटे। सवाल नंबर 80 देखेंगे। अमेज़न बेसिन के घने वनों को क्या कहा जाता है? सीटेट 2022 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं, पंपास, सेल्वास, लानोस या फिर कैंपोस। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है आपका, इसको हम लोग सेल्वास कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजा द्वारा करवाया गया था? सीटेट 2023 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शंस देख लेते हैं, चोल, राजपूत, चंदेल या फिर चालुक्य। ये जो आपका टेम्पल है इसका निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 82 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी खनिजों की यानी कि मिनरल्स की विशेषता नहीं है?
2021 में पूछा गया सवाल है ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है उनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ऑप्शन नंबर सी है कि ये कभी खत्म नहीं होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है उनका वितरण असमान होता है। तो भाई ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो प्राथमिक जो प्राकृतिक प्रोसेस होता है उसके द्वारा ये बनते हैं, और इन सभी का एक फिक्स्ड रासायनिक संगठन भी होता है, यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। ये बात गलत है कि ये कभी खत्म नहीं होते, हमेशा संसाधन जो है खनिज है वो सीमित मात्रा में होते हैं, और ये बात भी ठीक है कि उनका जो वितरण है वो असमान है, यानी कि कहीं ज्यादा और कहीं कम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 83 को देखेंगे, दादन व्यवस्था। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है दादन व्यवस्था, ये क्या मतलब है इसका, ये पूछा गया है। सीटेट 2024 में पूछा गया सवाल था ये। ऑप्शंस देख लेते हैं। जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी है किसान और जमींदार के बीच ऋण की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी है कारखाने और मजदूर के बीच काम के घंटे तय करना, और ऑप्शन नंबर डी है थोक बाजार में माल बेचने की जो व्यवस्था है। तो दादन व्यवस्था का मतलब क्या है कि यहाँ पे व्यापारी कच्चा माल देता है और बदले में तैयार माल प्राप्त करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलेंगे यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 था अपने स्क्रीन पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? सीटेट 2018 और 21 दोनों साल पूछा गया सवाल है। ऑप्शन देख लीजिए, जीवन के अधिकार से, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है समानता के अधिकार से। फिर जो आपका आर्टिकल नंबर 21 है ये रिलेट करता है जीवन जीने के अधिकार से, यानी कि राइट टू लाइफ। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी अगर मैं बात करती हूँ समानता का अधिकार तो यह अनुच्छेद 14 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक चर्चा की गई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। फिलहाल हम चलेंगे सवाल नंबर 85 की ओर। ऋतु प्रवास, ये ऋतु प्रवास किससे संबंधित है? ऑप्शंस देख लीजिए, बस्तियों के विकसित होने वाले स्थान से। ऑप्शन नंबर बी कहता है एक छोटे घर के पौधे रखने के कृत्रिम अहाते से। ऑप्शन नंबर सी कहता है लोगों के मौसमी आवागमन से, यानी कि सीजन चेंज होने से एक जगह पे दूसरे जगह पे जाना। और ऑप्शन नंबर डी है वन्य जीवों के संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन से। तो ऋतु प्रवास नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ऋतु होने से क्या हो रहा है, प्रवास हो रहा है। प्रवास का मतलब क्या है, आवागमन, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, जाना आना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? आप कहेंगे लोगों के मौसमी आवागमन को हम लोग क्या कहते हैं, ऋतु प्रवास का नाम दे देते हैं। चलेंगे सवाल नंबर 86 को देखेंगे। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर ने। तो दीन इलाही हम सभी जानते हैं सभी धर्म के लिए किया गया था, और ये अकबर के द्वारा किया गया था, और अकबर के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों में से ये एक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बाकी ये जो ऑप्शन है ये क्रम वाइज दिए गए हैं। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था, उसके बाद उसका बेटा हुमायूं आया, उसके बाद अकबर, और अकबर का बेटा जहांगीर। चलेंगे हम लोग सवाल नंबर 87 देखेंगे, पेडागोजी का सवाल है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समकालीन घटना यानी कि करंट अफेयर्स पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीटेट 2022 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं, देश की राजनीतिक समस्याओं को उजागर करना। ऑप्शन नंबर बी कहता है विषय वस्तु को छात्रों के वास्तविक जीवन से जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी कहता है समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालना। और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि एग्जाम में एक्स्ट्रा नंबर प्राप्त करने में हेल्प करता है। तो जब हम समकालीन घटनाओं पे चर्चा करते हैं, करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, तब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो सब्जेक्ट का कंटेंट है यानी कि जो हमारी विषय वस्तु है उसको हम लोग स्टूडेंट के रियल लाइफ से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 88 देखेंगे, नील की खेती की निज प्रणाली के तहत बगान मालिक क्या करते थे?
सीटेट 2024 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन देख लेते हैं। पट्टे पर ली गई भूमि का नील उत्पादन करते थे, रैयतों को नील उगाने के लिए मजबूर करते थे, अपनी स्वयं की भूमि पर नील का उत्पादन करते थे, या फिर गांव के मुखिया के माध्यम से नील का उत्पादन करते थे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, निज प्रणाली। निज प्रणाली का मतलब क्या होता है, अपना निजी, यानी कि अपने खेत पर जब हम लोग नील के उत्पादन करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं निज प्रणाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 89 देखेंगे। वायुमंडल की किस परत में जब अंतरिक्ष से यानी कि स्पेस से उल्का पिंड आता है, जल जाता है, वो किस परत में होता है? सीटेट 2023 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शंस देखिए, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया होगा। हालांकि क्वेश्चन कुछ और पूछा हुआ होगा, लेकिन एडिशनल पॉइंट से मैंने इसकी जानकारी आपको दे दी होगी कि जो हमारा मध्य मंडल है, तीसरी परत है, इसको हम लोग ठंडी परत कहते हैं, और यहीं पे जो उल्का पिंड है जो अंतरिक्ष से आती है और जल जाती है। बाकी आज का सवाल नंबर 90 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। सीटेट 2023 का पूछा हुआ सवाल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को उसी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 22 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद आपका 25। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है ये अनुच्छेद 25 धर्म से रिलेट करता है। अनुच्छेद 22 में निवारक नजरबंदी की चर्चा की गई है, तो इसका जो सही जवाब है वो यही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी हम लोग चलेंगे अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर बाकी 21 अभी बताया, ये हमारे राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार है, और यहाँ पे इसमें सजा की चर्चा की गई है अनुच्छेद 20 में। तो चलेंगे अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91 अपने स्क्रीन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सेंचुरी के अंत में नील की खेती को बढ़ावा क्यों दिया? सीटेट 2024 का पूछा गया सवाल है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। भारत में नील की मांग बहुत कम थी, यूरोप में नील की भारी मांग, और औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उस वजह से। ऑप्शन नंबर सी कहता है वे केवल भारतीय किसानों की मदद करना चाह रहे थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि ब्रिटेन में नील का उत्पादन बहुत अधिक हो रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नील की खेती को इसलिए बढ़ावा दिया क्योंकि यहाँ पे खेती कम हो रही थी ब्रिटेन में और जरूरत थी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। किसान की मदद करना इनका कभी से उद्देश्य नहीं था, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे अपने स्क्रीन पे। बी देखेंगे, यूरोप में नील की भारी मांग थी और औद्योगिक क्रांति भी हो रही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका सही जवाब है। ठीक है, चलेंगे बाकी भारत में नील की मांग कम थी तो यहाँ से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। महासागरीय धाराओं यानी कि ओशियन करंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गर्म धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं। ऑप्शन नंबर बी है ठंडी धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है लेब्राडोर एक गर्म जल धारा है, और ऑप्शन नंबर डी कहता है गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है। तो ये जो इसका सही उत्तर है, जो आपका देखिए, जो आपका गर्म धाराएं हैं, तो गर्म धाराएं यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे क्या है, विषुवत वृत्त है। तो यहाँ से जब ध्रुवों की ओर जो हमारी वो बहती हैं, रेखा बहती है, धाराएं बहती हैं, तो जब यहाँ से बहेंगी ध्रुवों की ओर तो गर्म बहेंगी। तो ये आपका जो है वो गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि जब ध्रुव से यहाँ पे इधर की ओर धाराएं आएंगी तो वो ठंडी आएंगी। ठीक है, बाकी जो लेब्राडोर है ये एक ठंडी जल धारा है, तो ये भी गलत हो गया। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा है, और यही इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 93 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक यानी कि क्वेश्चनियर मेथड का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। अनुशासन बनाने में हेल्प करता है, गलत है। डटता है, ये भी बात गलत है। आलोचनात्मक सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करता है, ये बात सही है। और टीचर का टाइम बचाता है, तो ये बात गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। पेडागोजी का सवाल था। सवाल नंबर 94 देखेंगे।
मध्यकालीन भारत में एकता शब्द का क्या मतलब है? सीटेट 2019 में पूछा गया सवाल है। एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स था, धार्मिक कर था, सेना को दिए जाने वाला वेतन था, सैन्य अधिकारियों को सौंपी गई भूमि का राजस्व क्षेत्र था, या फिर राजा के निजी अंगरक्षक का ये नाम था। तो इसका जो आपका सही उत्तर होने वाला है वो आपका होने वाला है सैन्य अधिकारी को सौंपी गई भूमि का जो राजस्व क्षेत्र है उसको हम लोग इक्ता कहते हैं। सवाल नंबर 95 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। सार्वजनिक हित याचिका यानी कि पीआईएल, पीआईएल की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य क्या था? सीटेट 2023 में पूछा हुआ सवाल है। न्यायपालिका की शक्ति बढ़ाना, न्याय तक पहुंच को आसान बनाना, स्पेशली गरीबों के लिए, यही जो है वो पीएल का उद्देश्य था। बाकी कमाई बढ़ाना और सरकार के काम में दखल देना इसका उद्देश्य नहीं था। और इसकी शुरुआत जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है बिहार राज्य से हुआ है। सवाल नंबर 96 देखेंगे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सीटेट 2023 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ज्योतिराव फूले, श्री नारायण गुरु, घासीदास या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो घासीदास ने क्या किया था? सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 97 देखेंगे। संगम साहित्य की कविताओं में मूवेंदार शब्द का क्या मतलब है? सीटेट 2023 का पूछा हुआ सवाल है। तीन शक्तिशाली योद्धाओं के लिए, चोल, चेर और पांड्य राजवंश के मुखिया के लिए, दक्षिण भारत के धनी व्यापारियों के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्राम प्रधान के लिए। ये जो आपका संगम साहित्य की कविता में मूवेंदार शब्द है इसका मतलब किस लिए किया गया है? तो चेर और पांड्या इसके राजवंश के मुखिया के लिए। सवाल नंबर 98 देखेंगे। भूकंप के उद्गम केंद्र यानी कि फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान को क्या कहा जाता है? सीटेट 2023 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शंस देख लेते हैं। निकास, क्रेटर, अधिकेंद्र या फिर भ्रंश। तो आपका जो फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थान है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई उसको हम लोग एपिसेंटर कहते हैं यानी कि अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है। और अधिकेंद्र के मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है और इस क्षेत्र को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। जहां से भूकंप उत्पादित होता है उसको हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। और अधिकेंद्र के जो आसपास वाला जगह है वहां पे भूकंप जो है वो ज्यादा प्रभावशाली होगी। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। चलेंगे सवाल नंबर 99 देखेंगे। भारतीय संसद के उच्च सदन जिसको हम लोग राज्यसभा भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कह देते हैं, कभी भंग ना होने वाली सभा भी कह देते हैं, इसमें राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है? ये आपसे पूछा गया है सवाल के माध्यम से। ऑप्शंस देख लीजिए। 2, 10, 12 या फिर 14। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। और ये कला, साहित्य, विज्ञान और आपका समाज सेवा, इन किसी क्षेत्र में जो इस क्षेत्र के जो महारत हासिल वाले लोग हैं इस क्षेत्र से जो है ये इसको अपॉइंट कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति के पास पावर है। ठीक है। इसलिए जब हम लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं तो क्योंकि 12 लोगों का जो है वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ने ही किया है, नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट ने, तो जब हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं या फिर राष्ट्रपति को वोट देते हैं तो उसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि 12 लोग तो पहले से ही इनके अपने हैं। और आज का अंतिम सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे। जब मीडिया किसी विशेष मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करके लोगों की सोच और विचारों को शेप देती है, आकार देती है, तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए। सेंसरशिप, ऑप्शन नंबर बी है एजेंडा तय करना, ऑप्शन नंबर सी है संतुलित रिपोर्टिंग और ऑप्शन नंबर डी है खोजी हुई पत्रकारिता यानी कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो जब मीडिया किसी स्पेसिफिक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करके लोगों की सोच को शेप देती है तो इसको हम लोग कहते हैं एजेंडा तय करना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ ये जो हमारी सेकंड मैराथन की क्लास थी जो कि बेस्ड थी सीटेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, इसको यहीं पे एंड करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी ही क्लासेस को कॉन्टिन्यूसली देख लेने के लिए। बाकी अगर आपको इस क्लास से संबंधित कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।